नमस्ते दोस्तों, जोहर। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान और आपका संस्कृत विषय का एग्जाम होने वाला है। मैंने इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों डाल दिया था। उसके बाद भी आप लोगों ने डिमांड किया कि कुछ और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता दीजिए। तो दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जो कि ना केवल आज के एग्जाम के लिए बल्कि फाइनल एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर मुझे 100 स्टूडेंट्स भी मिल जाते हैं क्लास 8 का, तो लगातार आप लोग का सब्जेक्ट वाइज जो है चैप्टर वाइज आप लोग को बताया जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कौन कौन सा स्टूडेंट जो है तैयारी करना चाहता है। मुझे बस 100 स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। कमेंट में दिखना कि कौन कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास 8 का वाकई में तैयारी करना चाहते हैं। और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो से लेकर हीरो तक जो है आप लोग का तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते चलते। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, गांधी जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा दें। तो गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा की परिभाषा में उन्होंने क्या कहा था, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक के व्यक्तित्व का चौमुखी यानी सर्वांगीण विकास करने में सहायता करता है तथा वह बालक और मानव शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा जो सर्वश्रेष्ठ गुण होते हैं उसमें समा लेती है, यानी जो उनके अंदर का टैलेंट है उसको निखार लेती है। और ना केवल वो शिक्षा में बल्कि वो शारीरिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा, आत्मिक शिक्षा, यानी हर तरीके के सर्वांगीण विकास का वो बात किए थे। किसमें? शिक्षा को लेकर, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा शिक्षा को लेकर परिभाषा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है आप लोग का जियोग्राफी से देख सकते हैं, भूगोल विषय से। आप लोगों ने कहा था कि कुछ जो है अंतर वाले क्वेश्चंस जो देना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर क्या है, ठीक है। इसको एकदम कर लीजिएगा, फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में क्या अंतर होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत फसलों को जो है छोटे खेतों में घर के लोगों की सहायता से अपने निर्वाह के लिए पैदा किया जाता है। और जबकि वाणिज्य कृषि क्या करते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि जो है इसे व्यापार के लिए यूज करते हैं हम लोग। जैसे देखिए ऐसे कृषि जिसमें किसान व्यापार के लिए फसल पैदा करती है ताकि वो अपनी क्या कर सके, इनकम यानी पैसों को बढ़ा सके, आय को बढ़ा सके, वो वाणिज्य कृषि कहलाता है, ठीक है। देखिए जो जीवन निर्वाह कृषि होता है, आप समझ रहे हैं कि अपने परिवार के लिए हम लोग जो है जो सब्जी उगाते हैं या जो फसल उगाते हैं वो आ जाएगा, ठीक है। अधिक आबादी वाले देश जैसे चीन, जापान, भारत, श्रीलंका आदि में इस प्रकार की कृषि की जाती है, मुख्यतः खाद्यान्न उगाए जाते हैं। जबकि बड़े बड़े फार्मों का बात करें तो बड़े बड़े फार्मों आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से जो कृषि किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हाइब्रिड आप कहते हैं ना कि लौकी तो इतना छोटा होता है लेकिन हाइब्रिड बीज लाते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसमें बड़े बड़े फार्मों के द्वारा जो है पैसा कमाने के लिए जो है आपका क्या किया जाता है, वाणिज्य कृषि किया जाता है। जैसे आपका चाय आ जाएगा, रबड़, गेहूं, कहवा आदि, ये सब आप लोग शौक से जो है लोग लेना पसंद करते हैं, ठीक है। ये जो अगर हम अपने दैनिक जीवन में ना भी लें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लोगों का जो है जरूरत पड़ने पर इसे लेते हैं, इसलिए बड़े लेवल पर जो है फार्मों के द्वारा इसका उपज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3, किस क्षेत्र में फसलों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहला जो मुख्य कारक क्या है, किसी क्षेत्र को फसल को प्रभावित करने वाला भूमि की उपलब्धता, दूसरा वहाँ की जलवायु कैसा है, तीसरा वहाँ का मिट्टी का प्रकार कैसा है यानी मृदा कैसा है, वहाँ पानी का सिंचाई का व्यवस्था अच्छा है या नहीं, और साथ ही में वहाँ आपको पूंजी और क्या आपको मजदूर मिलेगा या नहीं, श्रमिक मिलेगा या नहीं। ये सभी जो है चीज़ें डिपेंड करता है किसके लिए, आपका किसी क्षेत्र में फसल को प्रभावित करने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया, सामाजिक न्याय क्या है। तो देखिए सामाजिक न्याय किसी भी समाज की वह स्थिति है जिसमें समाज के सभी लोगों को न्यायोचित भागीदारी होती है, इनके बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किसी भी तरीका का भेदभाव नहीं किया जाता है, तभी हम कहेंगे उसे सामाजिक न्याय मिला है, ठीक है। याद रखिएगा भेदभाव होने से लोगों में असंतोष पैदा होता है जिससे अशांति उत्पन्न होती है। सामाजिक न्याय के अंतर्गत स्वतंत्रता एवं समानता जो है सर्वप्रमुख है, और इसी चीज को जो है ब्रिटिशर्स ने किया था कि मध्यकालीन समय में जो है ब्रिटिशर्स जब आए थे 1857 के समय, आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने क्या किया। उस समय में हिंदू मुस्लिम का एकता था और आगे चल के वो हिंदू मुस्लिम एकता को ही जो है तोड़ने के लिए जो है अलग अलग तरीका से जो है दिमाग लगाना स्टार्ट किए। और उसके बाद जब वो सक्सेसफुल हुए तो कहीं ना कहीं हम लोग कमज़ोर होने लगे। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद जो है आपने देखा कि काफ़ी लंबे समय तक हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा। जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ जो है जुट के लड़े
तो हमारे देश को क्या मिली, एक आज़ादी मिल पाई। ठीक है, इसलिए अपने आप में जो है भाईचारे में रहिएगा, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी के समय में हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग जो है गलत चीज़ों पर विश्वास कर लेते हैं, उस पर विश्वास नहीं करना है। और जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है छुआछूत वाला, ठीक है, तो छुआछूत को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के जो अंतर्गत जो है छुआछूत को प्रावधान को समाप्त किया गया। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 17 के तहत। कौन सा अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 के तहत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत का अंत किया गया, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश शिक्षा के मुख्य दो उद्देश्य, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ब्रिटिश सरकार चाहती है कि भारतीयों को केवल रंग रूप में ही नहीं भारतीय रहने दिया जाए, बल्कि उनके विचार, उनके सोच, उनके मूल्यों को प्राथमिकता जो है पश्चिमी जो अंग्रेजी जैसा वो देखने लगे, बोलने लगे, वी कैन टॉक इंग्लिश, वी कैन वॉक इंग्लिश, ऐसा होने लगे। तो वो चाहते थे कि हम लोग का तरफ ये पूरा आकर्षित हो जाएंगे, जो कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें अपनी मातृभूमि से प्यार था और हम जो है ब्रिटिश भाषा जो है अंग्रेजी भाषा को पूरी तरह से हम लोगों ने अपनाया नहीं था। ठीक है, ये हम लोगों के अंदर एक ताकत थी जो आज भी बनी हुई है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी धार्मिक संस्कृति एकता को बनाए रखा है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बच्चों के द्वारा जो है अपनी सभ्यता और संस्कृति की झलक जो है अपने पर्व त्यौहार में भी देखने को नहीं मिलता है, काफ़ी ज़्यादा दुख लगता है। ठीक है, इसलिए अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखिएगा, ये आपका जो है मूल तंत्र है, ये जब तक रहेगा आपको कोई तोड़ नहीं सकता है। इस शिक्षा का उद्देश्य था क्या कि कंपनी के कार्यालयों के बाबुओं को फौज तैयार करना, यानी यहाँ के लोगों को जो है कम पैसे में ट्रेनिंग देकर जो है उन्हें कम पैसे पर काम करवाने का इन लोगों का मेन मकसद था ब्रिटिशर्स का। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते। क्या बोला गया, अंग्रेजी भाषा को लेकर मैकाले के क्या विचार थे, तो याद रखिएगा यही मैकाले थे जिन्होंने अंग्रेजी को जो है यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा दबदबा बनाया था। ठीक है, तो उनके लिए क्या विचार था कि गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने पर जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा से ज्ञान से जो है भारत को दुनिया का सर्वोत्तम साहित्यिक कृतियों को पढ़ना का मौका मिलेगा। ठीक है, उनको जो है विश्वास था कि यहाँ के लोगों को जो है बाहर के अगर वो साहित्य को पढ़ना चाहते तो उसके लिए अंग्रेजी सीखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। यहाँ के लोगों को पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत कराए जाएंगे। ठीक है, जबकि क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के बहुत सारे जो आप जानते हैं कि इतना फेमस था नालंदा विश्वविद्यालय कि बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते थे, और ये यहाँ पे बात कर रहे थे कि हम लोग अगर इंग्लिश सीख जाएंगे तो हम लोग बाहर के जो देश के जो है थॉट्स, उनके विचार को पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो कहीं तक इनका विचार सही था और कहीं कहीं ये क्या चाहते थे, इसके माध्यम से पूरी जो हिंदुस्तान की एकता है उनको तोड़ना, और उसके साथ तोड़कर जो है क्या करना, पूरी जो है ब्रिटिशर्स बना देना, अंग्रेजी की तरह बना देने का इनका विचार में पनपने लगा था। ठीक है, ये मानते थे कि भारतीय क्या है, असभ्य है, और इन्हें सभ्य बनाने के लिए जो है इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को जो है लाने की बात कहा था। ठीक है, इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ने वाला लोग को सभ्य बनने, उनकी रुचि और मूल्यों से सांस्कृतिक को बदलने का रास्ता हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में भारत के लोगों क्या मानते थे, असभ्य मानते थे। तो इनके हिसाब से क्या था कि अगर लोग इंग्लिश सीख जाएंगे, बोलने लगेंगे, तो वो जो है वो सभ्य होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था लॉर्ड मैकाले ने जो है अंग्रेजी मीडियम को लाने में जो है बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाई थी, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या बोला गया है, जैव और अजैव संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा जैव और अजैव संसाधन क्या है। तो जैव संसाधन आप जानते हो वे सजीव होते हैं, जबकि अजैव संसाधन क्या होता है, निर्जीव होते हैं। पेड़ पौधा जीव जंतु जो होते हुए जैव होते हैं क्योंकि उसमें जीवन होता है, जबकि मृदा, चट्टाने, खनिज ये सब क्या है, अजैव है क्योंकि उसमें जीवन नहीं पाया जाता है। उसके बाद आगे दिया गया जैव संसाधन नवीकरणीय संसाधन है, जबकि अजैव जो है अनवीकरणीय संसाधन है, इसको याद कर लीजिए। तो दोस्तों ये था आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फिर से मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो बता देता हूं ताकि आप लोग जो है एग्जाम में गलती ना करें। देखिए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, वुड डिस्पैच को। किसे कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा, वुड डिस्पैच को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, वुड डिस्पैच को। ठीक है, मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को इसके बारे में बताया था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में, उस वीडियो को नहीं देखे तो अभी तुरंत देख लीजिए, काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चावल के बारे में मैंने बताया था, चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है कौन है, चाइना है, उसके बाद आता है भारत।
ठीक है। उसके बाद मैंने हंटर आयोग के बारे में बताया था। हंटर आयोग के बारे में जो है क्या बताया था कि 1854 के बाद, याद रखिएगा 1854 के बाद, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, हंटर आयोग, ठीक है। 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था क्या, हंटर शिक्षा आयोग। तो हंटर आयोग का संबंध किससे था दोस्तों, याद रखिएगा शिक्षा से। किससे, शिक्षा से। 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति को समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था क्या, हंटर शिक्षा आयोग का। इसका कार्य क्षेत्र क्या था, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा जो है समीक्षा करना तक ही जो है सीमित था, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा तक ही जो है ये जांच पड़ताल करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। कौन सा आयोग, हंटर शिक्षा आयोग, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और दूसरा टारगेट था क्या, माध्यमिक शिक्षा के दो खंड हो, एक साहित्य दूसरा व्यापारिक, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा थोड़ा सा कि रोपण कृषि के क्या क्या उदाहरण हो सकता है, ठीक है। जिन्होंने वीडियो देखा होगा वो रोपण कृषि के उदाहरण को आसानी से बता सकते हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने समझा कि आप लोगों के साथ एक बार फिर से डिस्कस कर लेना काफी ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।